नाजरीन, पाकिस्तान में भारतीय जासूस बरसों से गिरफ्तार हो रहे हैं। इनमें से कई जासूसों की कहानियां बहुत ही हैरत अंगेज भी हैं। ये और बात है कि भारतीय हुकूमत अपने इन जासूसों को पहचानने से इनकार कर देती है। ऐसे कई जासूस जो ये समझते थे कि हमें भारत वापसी पर तमगे मिलेंगे या हीरो का दर्जा दिया जाएगा, तो उनके हाथ मायूसी के सिवा कुछ नहीं आया। आज ऐसे बहुत से भारतीय जासूस अपनी जिंदगियां तबाह करवाने के बाद भारत में इंतहाई कसम पुरसी के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बहुत से ऐसे भारतीय जासूसों की कहानियां सुनाएंगे जिन्हें जासूसी की बहुत भारी कीमत अदा करना पड़ी, लेकिन भारतीय हुकूमत इनकी कोई मदद ना कर सकी। हत्ता कि वो दुनिया के सामने ये भी नहीं कह सकी कि हमने इन्हें जासूसी के लिए इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान में भारत का शायद सबसे कामयाब जासूस रविंद्रा कोशक था, जिसे भारत में ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता था। इस खतरनाक जासूस ने वक्ती तौर पर पाकिस्तानी हुक्काम को खासा परेशान भी किया। रविंद्रा कोशक की कहानी इस तरह है कि इसका ताल्लुक भारतीय रियासत राजस्थान से था। इसका बाप इंडियन एयरफोर्स से रिटायर हुआ था। रविंद्रा कोशक ने बीकॉम की डिग्री ली थी और कुछ अरसा थिएटर में भी काम किया था, लेकिन मजमूई तौर पर वो कोई बहुत मशहूर अदाकार साबित नहीं हो सका था। चंद बरसों तक वो बिल्कुल गुमनामी की जिंदगी गुजारता रहा, लेकिन फिर एक दिन किसी भारतीय इंटेलिजेंस अफसर की नजरों में आ गया। इंडियन इंटेलिजेंस को लगा कि ये शख्स बहुत होशियार है और एक आर्टिस्ट होने की वजह से भेस बदलने और अपनी शनाख्त छुपाने में भी माहिर है। इसलिए उन्होंने पैसों का लालच देकर रविंद्रा कोशक को खरीद लिया और इसे पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी का मिशन सौंप दिया। इसे पाकिस्तानी खुफिया इदारों की तरफ से किसी भी शक से बचाने के लिए मुकम्मल तौर पर मुसलमान का रूप दे दिया गया। इसके बाकायदा खतने किए गए। इसे उर्दू और इस्लाम के मुतल्लिक अहम बातें भी सिखाई गई। फिर इसका नाम भी बदल कर नबी अहमद शाकिर कर दिया गया। इस तरह पूरी तैयारी के साथ इसे पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया गया। रविंद्रा कोशक उर्फ नबी अहमद शाकिर ने चूंकि मुसलमानों जैसा भेस बना रखा था, इसलिए पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद इस पर किसी का शक नहीं गया, इसलिए कि इसे 1970 की दिहाई में लॉन्च किया गया था, जब कंप्यूटराइज्ड कार्ड्स और फिंगरप्रिंट्स के जरिए शनाख्त का रवाज बहुत कम था। किसी भी भारतीय जासूस के लिए लोगों में घुल मिलकर अपनी शनाख्त छुपाना इंतहाई आसान था। इसलिए रविंद्रा कोशक भी अथॉरिटीज को धोखा देकर पाकिस्तानी अवाम में घुल मिल गया। इसने अपने खिलाफ हर तरह का शक मिटाने के लिए एक अहम कदम उठाया। उसने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर वहां से कानून की डिग्री भी हासिल कर ली। अब इसके पास एक ऐसी वैलिड डिग्री आ चुकी थी जिसके बाद कोई इसके पाकिस्तानी शनाख्त पर सवाल नहीं उठा सकता था। इसके बाद इसने पाक फौज में क्लर्क के तौर पर मुलाजमत इख्तियार की। इसकी यूनिवर्सिटी डिग्री की वजह से कोई नहीं समझ सका कि ये शख्स भारत का जासूस भी हो सकता है, इसलिए इसे फौज में नौकरी भी मिल गई। रविंद्रा कोशक ने पाकिस्तान में शादी भी कर ली, जिससे इसका एक बच्चा भी पैदा हुआ। इस तरह रविंद्रा कोशक उर्फ नबी अहमद शाकिर पाकिस्तानी मुआशरे में रच बस गया। अब इसका पोल खुलना रोज बरोज मुश्किल होता जा रहा था। इस दौरान ये शख्स जहां भी मुमकिन होता पाकिस्तान से मुतल्लिक खुफिया मालूमात भारत स्मगल करने की कोशिश करता। इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ ने अपने खास एजेंट मुकर्रर कर रखे थे जो इससे राब्ता करते थे ताकि किसी को शक न हो। रविंद्रा कोशक सिर्फ पाकिस्तान की जासूसी ही नहीं कर रहा था, बल्कि अपने फौजी ओहदे का नाजायज फायदा उठाकर दुश्मन के जासूसों की भी मदद करता था। जब भारतीय एजेंट सरहद पार करके पाकिस्तान आते तो उनसे मुलाकातें करके इन्हें जरूरी मदद फराहम करता था। 1979 से 1983 तक मुसलसल 4 बरस वो पाकिस्तान में जासूसी करता रहा, लेकिन गिरफ्तार नहीं हो सका। लेकिन एक दिन वो कानून के शिकंजे में आ ही गया। एक भारतीय जासूस जिसका नाम इनायत मसीह था, इसने आखिर इस अहम तरीन भारतीय जासूस को भी बेनकाब कर दिया। इंडियन एजेंसी रॉ ने इनायत मसीह को रविंद्रा कोशक से मुलाकात के लिए भेजा था, लेकिन ये शख्स पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की आहनी गिरफ्त से ना बच सका। इसे पाकिस्तान पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया और जब इससे तफ्तीश की गई तो इसने रविंद्रा कोशक का भांडा फोड़ दिया। ये पाकिस्तानी हुकाम के लिए एक धचका था
कि एक शख्स इनका साथी बनकर उन्हें धोखा दे रहा था। इसलिए रविंद्रा कोशक को गिरफ्तार कर लिया गया। इसने पाकिस्तान में जो जुर्म किए थे उन पर इसे भरपूर सजा दी गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे 2 साल सख्त तफ्तीश के मरहलों से गुजारा गया। इसके बाद भी इसे कैद रखा गया। 16 बरस तक रविंद्रा कोशक पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में कैद रहा। इस दौरान इसकी सेहत भी खराब होती चली गई। सन 2001 में 49 बरस की उम्र में इसके दिल की धड़कनें रुक गईं और वो एक गुमनाम मौत मर गया। अपनी मौत के वक्त वो मियां वाली जेल में कैद था, लेकिन भारतीय हुकूमत ने कभी भी अपने इस अहम तरीन जासूस की कोई मदद नहीं की जिससे वो दिन रात काम लेते रहते थे। रविंद्रा कोशक के अलावा भी कई और भारतीय जासूस थे जिन्हें भारतीय हुकूमत की तरफ से ऐसे रवैये का सामना करना पड़ा। इनमें एक अहम नाम सरजीत सिंह का भी था, जो कम से कम 30 बरस तक पाकिस्तानी जेलों में कैद रहा। लेकिन जब वो रिहा होकर अपने वतन पहुंचा तो ये देखकर उसे बहुत सदमा हुआ कि इसकी गैर मौजूदगी में इसका खानदान तबाह हो चुका था। लेकिन भारतीय हुकूमत ने इसके घर वालों की कोई मदद नहीं की थी। सरजीत सिंह कई बरस तक पाकिस्तान में खुफिया तौर पर जासूसी करता रहा था, लेकिन दिसंबर 1981 में आखिरकार पकड़ा गया। वो भारत में अपनी बीवी से कहकर आया था कि कुछ दिन में वापस आ जाऊंगा, लेकिन जब वो पाकिस्तान हदूद में दाखिल हुआ तो पाकिस्तानी एजेंट्स एहलकार जो तवील अरसे से इसकी खुफिया निगरानी कर रहे थे, उन्होंने इसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद वो 30 साल 6 माह तक पाकिस्तानी जेलों में कैद रहा। ताहम 2012 में पाकिस्तानी हुकूमत ने इसकी हालत पर रहम करते हुए इसे रिहा कर दिया। सरजीत सिंह को यकीन था कि जब वो भारत वापस पहुंचेगा तो उसका एक हीरो की तरह इस्तकबाल किया जाएगा। वो इस गलत फहमी का शिकार भी था कि भारतीय हुकूमत ने इसके घर वालों का खूब ख्याल रखा होगा, लेकिन जब वो वापस पहुंचा तो बॉर्डर पार करते ही उसकी गलत फहमी दूर होने लगी। बॉर्डर पर किसी भारतीय आला अफसर ने इसका इस्तकबाल नहीं किया। भारतीय हुकूमत इसे अपना जासूस मानने के लिए तैयार नहीं थी। जब सरजीत सिंह घर पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि इसके घर वालों की माली हालत इंतहाई खराब हो चुकी थी। पूरा घराना बरसों से गुर्बत की चक्की में पिस रहा था। भारतीय खुफिया इदारे कुछ अरसे तक इसके घर वालों को 150 रुपए पेंशन देते रहे थे, लेकिन फिर वो भी खत्म कर दी गई थी। अपने घर वालों की हालत और अपने बेकदरी देखकर सरजीत सिंह को भारतीय हुकूमत पर सख्त गुस्सा आया। इसने कई इंटरव्यूज दिए और भारतीय हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने मुझे पाकिस्तान में जासूसी के लिए भेजा था। उसने ये इतराफ़ भी किया कि भारतीय हुकूमत के कहने पर कम से कम 85 बार पाकिस्तान गया था। वहां से मैंने जासूसी की दस्तावेजात हासिल की और फिर भारत वापस लाकर इंडियन एजेंट एहलकारों के हवाले की थी। लेकिन भारतीय हुकूमत ने सरजीत सिंह के अपने जासूस होने से साफ इनकार कर दिया। इस तरह सरजीत सिंह भी इन हजारों भारतीय जासूसों में शामिल हो गया जिन्हें भारतीय हुकूमत के लिए काम करने का कोई फायदा नहीं हुआ। सरजीत सिंह की तरह कश्मीर सिंह भी एक ऐसा ही भारतीय जासूस था जो अपने ही मुल्क के हाथों बेकदरी का शिकार हुआ। कश्मीर सिंह को 1973 में पाकिस्तान में जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन भारतीय हुकूमत हमेशा कहती रही कि कश्मीर सिंह बिल्कुल बेगुनाह है। 35 बरस तक कश्मीर सिंह पाकिस्तान की जेलों में कैद रहा। 2008 में उसे रिहा कर दिया गया। इसकी रिहाई इंसानी हुकूक के कारकुनों की कोशिशों से मुमकिन हुई थी। जब वो वापस पहुंचा तो इसका इस्तकबाल भी किया गया, लेकिन किसी ने ये नहीं माना कि वो भारतीय जासूस था। इसे हुकूमत से जासूसी करने पर कोई माली मदद नहीं मिली। भारत का एक और जासूस सरबजीत सिंह भी था जिस पर पाकिस्तान में बम धमाकों में मुलव्वस होने के इल्जामात थे। इससे 1990 में पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन भारत ने शुरू में ये साबित करने की कोशिश की कि वो जासूस नहीं था। उन्होंने दावा किया कि ये मामूली किसान था जो नशे में था और खेतों से हल चलाते हुए गलती से पाकिस्तानी सरहद पार कर गया था। लेकिन असल में सरबजीत सिंह एक खतरनाक जासूस था, बल्कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भी मुलव्वस था। पाकिस्तान में इसने लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में बम धमाके कराए थे। पाकिस्तानी अदालत में इसका जुर्म साबित हो गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन इस सजा पर अमल नहीं हो सका। इस दौरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी था। फौजी हुक्मरान जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में दोनों मुल्क अमन लाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान कई मरतबा ऐसे हालात पैदा हुए जिनसे बज़ाहिर लगता था कि सरबजीत सिंह रिहा हो जाएगा। हत्ता कि एक मरतबा इसकी रिहाई का ऑर्डर भी जारी कर दिया गया, लेकिन फिर पता चला कि ऑर्डर में गलती से सरबजीत लिखा गया था। दरअसल वो सरजीत सिंह की रिहाई का ऑर्डर था। इस तरह सरबजीत सिंह
कभी रिहा नहीं हो सका। 2013 में कोट लखपत जेल में उसकी डेथ हो गई। उसकी लाश को इंडिया के हवाले किया गया। भारतीय हुकूमत ने फिर भी यह तस्लीम नहीं किया कि सरबजीत उनका जासूस था, लेकिन इसे तमाम सरकारी एजाज़ात के साथ दफन किया गया। इससे ऐसे शकूक पैदा हुए कि भारतीय हुकूमत यकीनन सरबजीत को अपना जासूस समझती थी। भारत का एक और जासूस गरबख्श राम भी था। इसे 2006 में 19 दूसरे भारतीय कैदियों के हमरा कोट लखपत जेल से रिहाई मिली। गरबख्श राम पाकिस्तान में शौकत अली के नाम से जासूस बनकर आया था। 1990 तक वो कई बरस पाकिस्तान में गुजार कर जासूसी करता रहा, लेकिन 1990 में जब वो भारत वापसी के लिए रवाना हुआ तो उसे नहीं पता था कि उसका राज खुल चुका है। पाकिस्तानी एजेंसियों ने इसको बॉर्डर पार करने से पहले ही हिरासत में ले लिया। इसके बाद वो 18 बरस तक पाकिस्तानी जेलों में अपने जुर्म की सजा पाता रहा, लेकिन जब वो रिहा होकर भारत पहुंचा तो उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। उसे और उसके खानदान वालों को भारतीय हुकूमत की तरफ से कोई सहूलत नहीं दी गई। भारतीय जरीदे टाइम्स ऑफ इंडिया में शाया होने वाले एक रिपोर्ट के मुताबिक गरबख्श राम ने रियासती हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि मुझे वो सहूलतें नहीं दी जा रही जो सरबजीत सिंह के खानदान को मिली हैं, लेकिन हुकूमत ने फिर भी मदद नहीं की। जब गरबख्श ने देखा कि उसकी कोई मदद नहीं मिली तो उसने पंजाब के चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल से भी मुलाकात की। उसने चीफ मिनिस्टर से दरख्वास्त की कि मुझे सरकारी मुलाजमत दी जाए, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने साफ इनकार कर दिया। यूं भारत का ये जासूस भी गुमनामी और गुर्बत के अंधेरों में डूब गया। भारत का एक और जासूस जिसे तवील अरसा पाकिस्तान में कैद रहना पड़ा वो विनोद सान्ही था। वो 1977 में गिरफ्तार हुआ था और 11 बरस पाकिस्तानी जेलों में कैद रहा। इससे 1988 में जेल से रिहाई मिल गई। इसने रिहाई के बाद भारत जाकर तस्लीम किया कि वो भारतीय हुकूमत का जासूस था, लेकिन भारतीय हुकूमत ने इसकी कोई मदद नहीं की। इसने मीडिया को अपनी कहानी बताते हुए कहा कि मैं टैक्सी ड्राइवर था, एक भारतीय जासूस ने मुझे सरकारी मुलाजमत का लालच देकर भर्ती कर लिया और पाकिस्तान भेज दिया। ताहम विनोद सान्ही भी दूसरे जासूसों की तरह आखिरकार पकड़ा गया। जब वो गिरफ्तार हुआ तो भारतीय हुकूमत इसकी मदद के लिए नहीं पहुंची। जब विनोद सान्ही रिहा होकर वापस पहुंचा और भारतीय हुकूमत का रवैया देखा तो उसने खुद से एक अहम कदम उठाया। उसने एक प्राइवेट NGO बना ली जिसके जरिए वो साबिक भारतीय जासूसों की माली मदद करने लगा। भारत के सरहदी देहात में खास तौर पर इंडियन पंजाब में ऐसे सैकड़ों जासूस हैं जिनकी ऐसी ही कहानियां हैं। इन्हें पैसे कमाने का लालच देकर पाकिस्तान भेजा गया, लेकिन जब वो लोग यहाँ पकड़े गए और उन्हें अपने किए की सजा मिली तो भारतीय हुकूमत ने उनकी कोई मदद नहीं की। हत्ता कि इन लोगों की रिहाई के बाद भी उनकी हुकूमत ने इन्हें नहीं अपनाया। इस तरह भारतीय हुकूमत दुनिया से ये सच छुपाना चाहती है कि वो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर जासूस भेजती है, लेकिन बाद में इन जासूसों की बिल्कुल मदद नहीं की जाती। इस तरह भारतीय हुकूमत का भरम तो रह जाता है, लेकिन सैकड़ों भारतीयों की जिंदगियां इस वजह से अजीरन हो जाती हैं। भारत की तरफ से जासूसी की ताज़ा तरीन मिसाल कुलभूषण यादव है। कुलभूषण यादव जो भारतीय नेवी का अफसर था और खुफिया तौर पर इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा था, वो 2016 में बलूचिस्तान में गिरफ्तार हुआ, लेकिन भारतीय हुकूमत ने इसके जासूस होने की हकीकत को मानने से साफ इनकार कर दिया। इसकी रिहाई के लिए भारतीय हुकूमत ने बहुत मुहिम चलाई और आलमी अदालत इंसाफ का भी दरवाजा खटखटाया। हालांकि ये वही भारतीय हुकूमत है जो कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को मुस्तरद कर चुकी है, वर्ल्ड बैंक की गारंटी से होने वाले इंडियन वाटर ट्रीटी को भी मुअत्तल कर चुकी है, लेकिन कुलभूषण के लिए उसने आलमी कवानीन का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन इसका भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। आलमी अदालत ने कुलभूषण को रिहा करने का फैसला नहीं दिया और इस तरह कुलभूषण अब तक जेल में है। कुलभूषण की तरह ही बहुत से दीगर भारतीय जासूस भी कैद में हैं और अपनी हुकूमत की गलतियों की सजा भुगत रहे हैं। एक भारतीय जासूस करामत राही की कहानी तो भारतीय मीडिया पर बहुत वायरल हुई थी। जासूस करामत राही ने भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए 18 साल पाकिस्तानी जेलों में कैद काटी थी, लेकिन जब वो कैद से रिहा होकर इंडियन पंजाब में अपने इलाके गुरदासपुर पहुंचा तो हुकूमत से कोई मदद ना मिली। इसने इंडियन इंटेलिजेंस से माली मदद मांगी, लेकिन इसकी कोई सुनवाई ना हुई। इसने अदालत में दरखास्त दी, लेकिन वहां से भी इसकी अपील मुस्तरद कर दी गई। ये अपील इस वजह से मुस्तरद हो गई क्योंकि करामत राही के पास अपने हक में कोई सबूत नहीं था। इसलिए क्योंकि भारतीय खुफिया एजेंसियां ऐसे जासूसों का कोई रिकॉर्ड रखती ही नहीं है। इनके कागजों में ये लोग सरकारी मुलाजिम नहीं होते,
اس لیے انہیں جیل جانے کا کوئی معاوضہ بھی نہیں ملتا۔ رہائی کے بعد انہیں پینشن بھی نہیں ملتی، اس لیے کرامت راہی کو بھی کوئی پینشن نہیں مل سکی۔ اس بیچارے نے پیٹ بھرنے کے لیے چائے کا ڈھابا کھول لیا۔ اس نے میڈیا سے بہت اپیلیں کی لیکن کوئی اپیل کام نہیں کر سکی۔ ایک اور کہانی بھارتی پنجاب کے علاقے ڈاڈووال کی بھی ہے۔ یہاں کے ایک جاسوس سنیل کو بھی بھارت کے لیے جاسوسی کی قیمت چکانا پڑی۔ اس علاقے کے اکثر لوگ بھارت میں جاسوسی کرتے تھے۔ ایک دیہاتی نے سنیل کو بھی اسی راستے پر لگا دیا۔ سنیل بیچارہ پیسوں کے لالچ میں سرحد عبور کر کے پاکستان میں داخل ہوا اور وہاں 3 سال بعد آخرکار قانون کے شکنجے میں آ ہی گیا۔ 7 سال تک وہ پاکستانی جیلوں میں قید رہا۔ جب وہ رہا ہو کر اپنے گاؤں پہنچا تو اس کی ذہنی اور جسمانی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ اس نے بھارتی میڈیا کو بتایا کہ مجھے اپنے وطن کی خدمت کے بدلے صرف خون کے آنسو ملے ہیں۔ لیکن بھارتی ایجنسیاں جہاں اپنے گرفتار جاسوسوں سے منہ موڑ لیتی ہیں، وہیں وہ جاسوسی سے انکار کرنے والوں کو سزائیں بھی دیتی ہے۔ گریفن نام کا ایک بھارتی جاسوس جب ایجنسیوں کے ٹریپ میں پھنس گیا تو پھر نکلنا مشکل ہو گیا۔ اس نے کچھ عرصہ جاسوسی کرنے کے بعد سمجھ لیا کہ بھارت کے لیے جاسوسی گھاٹے کا سودا ہے۔ اس نے جاسوسی سے توبہ کر لی لیکن ایجنسیوں نے اسے معاف نہیں کیا۔ اس کے خلاف جھوٹے کیس درج کرائے گئے۔ اس طرح اسے بار بار پریشان کیا جاتا رہا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ انٹرنیشنل افیئرز پر نقطہ کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کچھ لنکس آپ کی سکرین پر موجود ہیں، آپ ان پہ کلک کر کے ان کے بارے میں جان سکتے ہیں۔